नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन, जिन्हें टाइनी ढिल्लन के नाम से भी जाना जाता है। और टाइनी क्यों उन्हें कहा जाता है? क्योंकि सर इतने लंबे चौड़े हैं, देखते ही आदमी जो है डर जाए। और एनिमी तो खैर डरता ही है सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। सर, बात हम करेंगे हमारे फेवरेट नेबर की। और वो नेबर, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोग इंस्टेंटली समझ गए होंगे कि हम पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे पड़ोसी के यहाँ पर हुए हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान में, जहां हैवी कैजुअलिटीज पाकिस्तानी फौज को सफर करनी पड़ी हैं, जहां पर बीएलए ये क्लेम करता है कि 350 से ज्यादा सैनिक उसने पाकिस्तानी फौज के मारे हैं। और इसमें पाकिस्तानी फौज जो है वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि ये तो बीएलए का तो काम हो ही नहीं सकता, इसके पीछे तो या तो रा है, इंडिया है। इस तरह का नैरेटिव वो लगातार सोशल मीडिया के थ्रू पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या हो रहा है? थैंक यू अदिति। और ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये आज शुरू नहीं हुआ है। बलूचिस्तान का इतिहास है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो बलूचिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट 1948 में। और तब ये इसका विलय हुआ। 1948 से लेकर के बलोच लोग जो हैं वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को जारी रखे हुए। किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल को सस्टेन करने के लिए फेजेस आते हैं। कभी वो हाई पिच पे जाती है, कभी वो अपने आप को टेबल आउट करती है, कभी वो लो पिच पे आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर कि बलोच लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं या क्या उनकी हालत है। और दूसरा जो दुश्मन है इस कंडीशन में, जो पाकिस्तान आर्मी, जो पंजाबी मुसलमान डोमिनेटेड है, तो उसके हिसाब से वो मोर देन 70 ईयर्स उनका जो है बलोच का फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास है। और ये जो इंसिडेंट अभी जो बोलन में हुआ, जो ट्रेन हाईजैक हुई और उसके बाद में पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटी हुई, ये उसी का एक हिस्सा है। और इसको इंडिपेंडेंटली नहीं देखना चाहिए, इसको पूरी स्ट्रगल के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है उससे देखना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है कि बलूचिस्तान जो है मिनरल रिच एरिया है और बलूच लोग वहां पे रहते हैं। पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान उस एरिया को मिलिटरीली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना चाहता है। जो बलोच हैं, अगर आप उनके इतिहास में जाइए, आप उनकी जो मार्शल रेस का जो उनका स्टेटस, अगर आप उसमें जाइए और जिस तरह से उनके पुरखे दादे परदादे उस जमीन पे रहे हैं, जितनी अणख है उन लोगों में, जितना उनमें सम्मान है, स्वयं का सम्मान जो जिसको हम कहते हैं, जितना उनमें अपने आप में गर्व है, उस गर्व को ये पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान क्रश करना चाहता है। लेकिन बलोच क्रश नहीं होता है। बलोच का दूसरी जो प्रॉब्लम वहां पे है, जो जिसको कहते हैं हम कि कस्टोडियल डिसअपेरेंसेस। किसी भी गांव में जाती है पंजाब आर्मी और पंजाबी मुसलमान डोमिनेटेड पाकिस्तान आर्मी, बच्चों को उठाती है और फिर बच्चे गायब हो जाते हैं। फोर्स डिसअपेरेंसेस जो हैं वो बलूचिस्तान के एक जीने का हिस्सा बन गया है। गांव के गांव में जो टीनेजर्स हैं वो खाली कर दिए गए हैं। अभी जो भी बलोच आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो पहाड़ों में रह रहे हैं। इसलिए, और तीसरी बात, जो उनका जो वजूद है, जो उनकी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको कब किया जा रहा है, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जो ग्वादर का पोर्ट है और जो पूरा सीपैक का जो हाईवे है वो बलूचिस्तान के थ्रू निकल रहा है, लेकिन एक भी बलोच को उसका एडवांटेज नहीं है। जो ग्वादर पोर्ट में किसी बलोच को नौकरी नहीं मिलती है। सो जो डेवलपमेंट उस एरिया में हो रही है उसका कमर्शियल या इकोनॉमिक बेनिफिट चाइना ले रहा है, उसका पॉलिटिकल और मिलिट्री बेनिफिट पाकिस्तान ले रहा है। लेकिन जो अवाम है वहां का, जो लोकल बलूच है, उसकी जिंदगी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। और आजकल जैसे आपको मालूम है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बलोच लोग भी अपने मोबाइल के ऊपर देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या कितनी तरक्की हो रही है, और जबकि इतना मिनरल रिच एरिया, और उनकी तरक्की क्यों नहीं हो रही, उनके घर में 2 टाइम की अच्छी रोटी क्यों नहीं पक रही। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसको जो एडिशनल फायर मिल रही है वो इन कारणों से मिल रही है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान डोमिनेटेड पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की डीप स्टेट, इसके ऊपर है। सर, मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से
बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये अटैक कैरी आउट किया, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने ट्रेन हाईजैक की और हॉस्टेजेस लिए। फिर उनका तो ये भी दावा है कि उन्होंने 200 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उन्हें एलिमिनेट किया। वहीं पाकिस्तानी फ़ौज ऑब्वियसली इसको डिनाई कर रही है और वो इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ मानने को तैयार नहीं है, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं करता। साथ ही सर ये फिर नौशकी में अटैक करते हैं और उसमें पहले खुद इनकी जो मस्जिद ब्रिगेड है, वो सुसाइड बॉम्बिंग करती है, उसके बाद ये एम्बुश करके दूसरी बस को टारगेट करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स सवार हैं। जब आप बीएलए की कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? जो अटैक हुआ, उसके लिए जिस तरह की इंटेल चाहिए, क्योंकि आपने तो ऐसे कितने ही जो अटैक्स हैं इंडिया में, उन्हें नाकाम भी किया है और आपके टाइम पे तो पुलवामा हमने झेला भी है, क्योंकि नौशकी में जो हुआ ब ऐसा लगा कि किसी ने उठा के उसको कट पेस्ट कर दिया था वहाँ पर। तो ये क्या आपको उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, अगर हम बलूचों के आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिहाज से समझना चाहें? देखिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये खास करके ये जो 8-10 ऑपरेशन पिछले 2 हफ्ते में हुए हैं। एग्जांपल लेता हूँ ट्रेन की। पाकिस्तान आर्मी का जो भी दावा है, या बलोच लिबरेशन आर्मी का जो भी दावा है, मान के चलते हैं कि 100 से 150 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर उस ट्रेन में थे। एंड अगर 100 से 150 ट्रेंड सोल्जर जिनकी ट्रेनिंग हुई, डिफरेंट रैंक्स के रहे होंगे, ऑफिसर भी थे, सूबेदार साहब भी थे, जवान भी थे। अगर 100 से 150 सोल्जर एक टोली कंपनी से ज़्यादा होती है, आधी बटालियन के करीब हो जाते हैं, जब अगर छुट्टी वुट्टी वालों को निकाल दो तो अगर आधी बटालियन उस दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाई, जो कोई बच्चा 6 महीने पहले रिक्रूट हुआ होगा, कोई 2 महीने पहले रिक्रूट हुआ होगा, किसी ने 4 राउंड फायर किए होंगे फायरिंग रेंज के ऊपर, किसी ने 20 राउंड किए होंगे, ऐसी जो टीम थी बीएलए की, उसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड 150 से 200 सोल्जर्स अगर हथियार फेंकते हैं, या लड़ाई नहीं लड़ते हैं, या सरेंडर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बलोच लिबरेशन आर्मी की मोटिवेशन, उनकी जो हिम्मत है कि मैंने इसको हराना है, वो पाकिस्तान आर्मी के मोराल, मोटिवेशन, ट्रेनिंग और इनकी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। As a military man, I don't make wild guesses. I do reasonable comparisons based on the military way of doing it. तो military way of doing comparing two forces is उनकी नफरी या तादाद कितनी थी, उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, उनके हथियार कैसे थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, उनकी लीडरशिप कैसी थी, उनकी कोहेसिवनेस कैसी थी। ये सब चीज किसी भी रेगुलर आर्मी में मौजूद होती है, और ये सभी चीज जो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें कम होती है। उसके बावजूद भी अगर बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने इतने लोगों को बंदी बना लिया, तो दैट ओनली मीन्स दे हैव अ मिशन इन माइंड, दे आर आउट विद अ पॉइंट टू प्रूव, एंड दे आर फेड अप एंड डिसगस्टेड विद द पंजाबी मुसलमान पाकिस्तानी dominated Pakistan army and the forced disappearances, killings of innocents. So I think this is moving towards a very interesting culmination point, and everyone in the world is watching and seeing. आप आगे, अगर मैं इसी बिंदु को आगे लेकर जाऊं कि आपने खुद ये कहा कि मोटिवेटेड हैं, लग रहा है कि दे आर आउट ऑन अ मिशन। आपको लगता है ये सिचुएशन जो पाकिस्तानी फौज के लिए कहा जा रहा है कि वो ईद के बाद ऑपरेशंस चलाएगी, अभी भी ये कहा जा रहा है कि कराची में उन्होंने जो बलोच डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर जाकर लोगों को उठाना शुरू कर दिया है, बंधक बनाना, वहां से उठाकर, वही जो अभी आप कह रहे थे फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला, वो भी वहां पे स्ट्रांग है, बड़ा मुद्दा है। आपको लग रहा है ये सिचुएशन तो कहीं पे जाके रिजॉल्व होगी? आपको लग रहा है अभी ये और हीटअप होगी और पाकिस्तान के लिए एक तरफ अफगान है, दूसरी तरफ बलोच है, और ये बहुत मुश्किल होने वाला है? देखिए, किसी भी सेंसिबल स्टेट को जब कुछ ऐसा होता है तो उनको अपना इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई है जो इतने बड़े हादसे होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसको एनालाइज करने के बजाय और हीलिंग टच देने के बजाय और डेवलपमेंट लाने के बजाय, वहां पे जॉब क्रिएशन करने के बजाय, लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के बजाय, दे आर रिपीटिंग बिकॉज ऑफ व्हाट ये सिचुएशन क्रिएट हुई। वो वही गलतियां दोबारा कर रहे हैं, फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, किलिंग ऑफ इनोसेंट्स एंड कीपिंग द पीपल सप्रेस्ड। ये जो फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान की, इट्स लाइक अ स्प्रिंग।
आप उस स्प्रिंग को जितना प्रेस करोगे वो स्प्रिंग उतनी ही ताकत से वापस उछलेगा। तो मैं नहीं मानता कि इसमें किसी किस्म का ठहराव आने वाला है, क्योंकि पंजाबी मुसलमान जो है उसका जो माइंड सेट है उसमें इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है विच इज अनफाउंडेड, कि वो सोचता है दूसरे लोग तो इंसान ही नहीं है, बलोचों को और पठानों को तो वो इंसान समझते ही नहीं है। और ये जो पंजाबी मुसलमान की जो माइंड सेट है यही इनकी हार का कारण बन रही है। इनके तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। अब आपसे बढ़िया मैं कोई शख्सियत नहीं सोच सकती जो इस स्टेटमेंट को एनालाइज करे कि ये कैसी, मतलब हार्ड, तो सर पहला क्वेश्चन होगा एक हार्ड स्टेट क्या होती है, और दूसरा क्या ये हार्ड स्टेट का मतलब है अभी जो हम और आप बात करें कि ये फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, एट्रोसिटीज यानी अत्याचार, आज भी औरतें इंतजार कर रही हैं, उन्हें ये भी नहीं पता उनके पति जिंदा हैं कि मर गए, लड़कियां इंतजार करें कि उनके मंगेतर जिंदा हैं या मर गए। ये कैसी हार्ड स्टेट की बात आपको लग रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ कर रहे हैं? देखिए, ये जो ऐसे इश्यूज होते हैं ना, ये पॉलिटिकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, ये सिटीजनरी अफेक्टेड इश्यूज होते हैं। इनका ना तो मिलिट्री इशू है ना ही मिलिट्री सॉल्यूशन है। मिलिट्री के जो ऑपरेशंस, चाहे वो बलोचिस के द्वारा हैं चाहे वो मिलिट्री के द्वारा हैं, दोज आर जस्ट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेन कॉज। उस मेन कॉज को असोज करने के लिए या उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक तो पाकिस्तान आर्मी को पॉलिटिक्स के बारे में उसको लगता है कि सिर्फ जैसे फौज चलाती है वैसे पॉलिटिक्स चलती है। इट इज बेटर फॉर हिम इफ ही लुक्स आउटसाइड हिज कंट्री कि हाउ पॉलिटिक्स इज रन। एट दिस जंक्चर टू मेक अ स्टेटमेंट कि हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड मोस्ट ग्रीवियस स्टेटमेंट यू कैन मेक टू हर्ट द बलोच प्राइड मोर एंड मोर। और इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इससे नुकसान ही होने वाला है। अगर हार्ड स्टेट बनना है तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिफ मुनीर बिना किसी प्रोटेक्शन के जाएं, अपनी हार्डनेस दिखाएं वहां जाके बलूचिस्तान में। 100-200 लोगों की प्रोटेक्शन के अंदर ऐसे बोलना बहुत आसान है। जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है उसके बारे में बात करें, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है उसके बारे में बात करें, उनके गांव में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा उसके बारे में बात करें, उनको जॉब्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे उसके बारे में बात करें, जो उनकी भूमि के, जो उनकी धरती के, जो उनका एरिया है उससे जो मिनरल्स की माइनिंग हो रही है उसका बेनिफिट बलोच को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके बारे में बात करें, जो फोर्स डिसअपियरेंसेस हो रही हैं उसके बारे में बात करें, जो माताएं और वाइफ्स जो अपने बेटों और हस्बैंड्स का इंतजार कर रही हैं सालों सालों से, उनसे बात करें। हार्ड स्टेट बनना है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं होएगा। ही इज adding fuel to the fire, he is making sure Pakistan disintegrates earlier than what it's supposed to. आपने बड़ी लाइन बोली है कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा, और वो भी अपने, जो पहले लग रहा था कि शायद कुछ सालों बाद होगा, वो डेट जो है प्रीपोन होती जा रही है। तो इसमें सर जो फॉर्मर जनरल्स हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तानी फौज है, अगर मैं आपसे कहूँ एक आउटसाइडर के तौर पर, एक आर्मी के जनरल के तौर पर भी, जब आप इस फोर्स को देखते हैं तो वहां पे जो फॉर्मर जनरल्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज ऐसी नहीं थी जैसी अब देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जनरल मुनीर है ये तो एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा, जब इन्होंने उनसे प्रोटेस्ट किया है तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये नई फौज है, ये पाकिस्तान की नई फौज है, जिस पर ये फॉर्मर जनरल्स का कहना ये था कि ये पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है जनता और फौज के बीच में। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, आप इस फोर्स को जनरल मुनीर के अंडर कितना बदलते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है ये हमेशा से थे, इनके बीच में ये मार पिटाई, एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस, ये हमेशा से थे, जस्ट बिकॉज अभी बलूचिस्तान में 2 बड़े अटैक हुए तो ये ज्यादा ओपन खुल के आ गया बाहर? देखिए, पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप है उसमें डिफरेंसेस हमेशा से थे। देवर डिफरेंसेस के ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये केपीके का है, ये बलोच है, ये सोटू से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, उस बेसिस के ऊपर भी डिफरेंसेस थे। और ये डिफरेंसेस इसके भी ऊपर भी थे कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के कितना नजदीक है। पाकिस्तान आर्मी का हर जनरल किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पाला हुआ बशिंदा है।
ऐसा भी हुआ है कि 7-8 लोगों को सुपरसीड करके आप किसी को चीफ बना रहे हो, किसी को कोर कमांडर बना रहे हो। इनके बीच में कॉमरेडरी या ब्रदरहुड जीरो है। अगर 7 बंदों को सुपरसीड करके आपने किसी को कोर कमांडर बनाया है, वो 8वां ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे से सीनियर थे। जबकि इंडियन आर्मी के इतिहास में जब पहला कमांडर इन चीफ बनना था, जनरल नाथू सिंह को ऑफर किया गया पंडित नेहरू द्वारा, लेकिन जनरल नाथू सिंह ने बोला नहीं, जनरल करियप्पा मेरे से सीनियर है, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ही शुड बी मेड द कमांडर इन चीफ। मैम हमारा तो 5000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं, हमारा डीएनए डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा वे ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंट है, हमारा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंट है। उनका सिर्फ पिज्जा से लेके कॉर्नर प्लॉट पे आके बात खत्म हो जाती है। किसी भी पाकिस्तान जनरल के, खास करके पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान जनरल के दिमाग में देश हित नहीं है, अपना खुद का हित सबसे ऊपर है उनके बारे में। अपने बच्चों को कौन से बड़े कंट्री में बाहर पढ़ाना है वो सबसे ऊपर है। तो जो पुराने जनरल बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके समय की बात नहीं हो रही। अपने समय में वो भी शायद इतने ही खराब थे, क्योंकि आज वो ऑफिस से बाहर हैं, यूनिफॉर्म से बाहर हैं, तो उनके लिए बात करना आसान है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी शुरू से लेके आज तक इतनी ही डिसइंटीग्रेटेड थी, इतनी ही अनरिलायबल थी, इतनी ही पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइडेड थी। जिस भी पॉलिटिशियन ने जिस भी जनरल को चीफ बनाया उसने वापस उसी को काटा है। मोस्ट अनरिलायबल जनरल्स इन द वर्ल्ड, चाहे आप मुशर्रफ का ले लीजिए, चाहे आप जियाउल हक का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। तो इतिहास बोल के देखिए, जो ये बोल रहे हैं इनके अपने टाइम का देखिए, ये इनके डीएनए में है, गद्दारी इनके डीएनए में है। सो नथिंग हैज चेंज्ड, ओनली द फेसेस हैव चेंज्ड। अभी आपने इंडियन आर्मी का जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जाइए और उन औरतों से बात कीजिए जिनके पति नहीं मिल रहे हैं, जिनके भाई नहीं मिल रहे, उन बहनों से बात कीजिए। आप जब ये बातें कर रहे थे तो मुझे जहन में आ रहा था कि पाकिस्तान शायद बलूचिस्तान को कश्मीर से कंफ्यूज कर रहा है। एक ये फीलिंग आती है कि वो ये भूल जाते हैं कि एक तरफ फौज अगर जो टेररिस्ट थे उनका खात्मा करती थी, तो दूसरी तरफ आप जैसे जनरल्स जो थे वो वहां पर हीलिंग टच देते थे। जो आम कश्मीरी था उसके खिलाफ लड़ाई नहीं थी भारत की कभी भी, और ना ही आम कश्मीरी की भारत के खिलाफ कोई लड़ाई थी। जबकि इसके ठीक उलट बलूचिस्तान की लड़ाई अलग है, और वहां पर बलूचिस्तान में हीलिंग टच तो दूर की बात है, ये आयरन फिस्ट के इस्तेमाल की बात कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो इंडिया के टेम्पलेट को कॉपी करना चाहते हो? और दूसरा सर, जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इसमें भारत का नाम है, अभी कल भारत की तरफ से भी कहा गया कि भाई आपने जिस पे कब्जा किया हुआ है हमारा कश्मीर छोड़ दीजिए, उसको मुक्त कीजिए। उससे पहले मुझे याद है हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान को स्टोलन पार्ट ऑफ कश्मीर जो है वो भारत को लौटाना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये कहूं कि एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप इस सिचुएशन को कैसे आंकते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब क्या करने की कोशिश करेगा? एक बार फिर से कश्मीर को डिस्टेबलाइज करेगा, क्या करेगा? मैम पहले जो आपने बोला कि बलूचिस्तान और कश्मीर को कंपेयर करता है, दीज टू आर नॉन कंपेरेबल। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। कश्मीर एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। जो जम्मू कश्मीर था उसमें मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे, उसमें सभी किस्म, उसके बाद में हिंदूज थे, उसमें क्रिश्चियन थे, उसमें जैन्स थे, पारसी थे, सिख थे, लद्दाखी थे जो बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा गुलदस्ता था जिसमें सभी फूलों की खुशबू थी, इंक्लूडिंग शिया सुन्नी मुसलमान। बलूचिस्तान इज अ बलोच कंट्री, वो एक बलोचों का मुल्क है। दे हैव एन एंटिटी ऑफ देयर ओन एज बलोचिस। So there is a different thing. Here is a different thing. कश्मीर is integral part of India. कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हमेशा से रहा है। जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका गैर बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से अंग्रेजों के टाइम में भी, उनकी एक अपनी पहचान थी। और कश्मीर के जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो टूरिज्म है, वो कश्मीरी उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके पर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर खुशहाली आ रही है, जबकि बलूचिस्तान के मिनरल्स सब चाइना में जा रहे हैं।
तो ये दो जगह जो हैं ये बिल्कुल कंपैरेबल नहीं है, कंपैरिजन के आसपास भी नहीं है। सो अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि उनका कंपैरिजन कश्मीर से है, तो कश्मीर में हमारे में कंपनी कमांडर, जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर, एक एक इंसान हर रोज गांव में जाके गांव वालों से मिलता है, उनके दुख दर्द महसूस करता है। मैंने खुद ने ऑपरेशन माँ, हम साया है हम, तालीम से तरक्की, मतलब ये सारे के सारे जो जिसको कहते हैं कि पीस इनिशिएटिव्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, द ओनली एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड। Ours is a people's army, from the people's army. We have the units there which are home and hearth, which are 100% from the local area. जबकि वहां पे जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी जो मोस्टली पंजाबी डोमिनेटेड हैं। तो ये दो नॉन कंपेरेबल है, और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने का अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने पीस के डिविडेंड्स देख लिए। उन्होंने 35 साल पाकिस्तान द्वारा चलाया गया टेररिज्म देखा, उसमें कितनी गुर्बत आई वो देखा, उसमें कैसे बच्चे मरे वो देखा, उसमें कैसे औरतें विधवाएं हुई वो देखा, माओ ने कैसे अपने बेटे खोए वो देखा, एजुकेशन कैसे एकदम खत्म होगी उन्होंने वो देखा, इकोनॉमी पूरी डूब गई उन्होंने वो देखा, टूरिज्म आना खत्म हो गया, इंडस्ट्री जीरो होगी उन्होंने वो देखा। अब जब पिछले 4-5 सालों से 5 अगस्त 2019 के बाद में जब खुशहाली लौट रही है, ये सब चीज वापस आ रही है, तो कॉमन कश्मीरी इज वेरी हैप्पी विद पीस। और उन्होंने ये भी देख लिया कि 5 अगस्त 2019 जैसी घटना हो और पाकिस्तान से एक तिनका नहीं हिला, उसकी हिम्मत नहीं थी एक तिनका हिला पाए, उसने हिम्मत की नहीं कि एक तिनका हिला पाए, तो पाकिस्तान का जो ब्लफ था वो भी कॉल आउट हुआ। तो अभी कश्मीरी बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान उसका हमदर्द नहीं है, उसने 35 साल तक सिर्फ उसको गुर्बत दी है, गरीबी दी है, मौत दी है। जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद में खुशहाली आई है। इट्स अ डेवलपमेंट सीजन देयर, इट्स अ सेलिब्रेशन सीजन देयर, एंड विद टाइम टू कम इट विल डेवलप मोर। सो इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। और रही बात जम्मू कश्मीर में दोबारा से आतंक फैलाने की, आई डोंट थिंक इट्स अ सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर देम। उनकी अपनी इकोनॉमी, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, उनकी अपनी मिलिट्री, उनके फॉरेन रिलेशंस, दे ऑल इन डोल्ड्रम्स। हाँ, अपने वहां से ध्यान उठाने के लिए किसी मजदूर को, अनआर्म्ड सिविलियन को जो उनका मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी आइडेंटिटी नोन है, जिसकी लोकेशन नोन है, उसको आप आके मार दो, वो कोई बहादुरी नहीं है, वो कोई जिहाद नहीं है। Those stray incidents they will indulge in, लेकिन जम्मू कश्मीर की खुशहाली इज नॉन रिवर्सिबल नाउ। मैं आपसे बात करते करते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते, तो एकदम से जहन में वो आपने भी सुनी होगी खबर, हाफिज सईद को लेकर एक प्रोपेगेंडा बार बार चलाया जाता है कि हाफिज सईद मारा गया, हाफिज सईद मारा गया, और फिर वो जिंदा भी हो जाता है। ये आपको लगता है कि ये जानबूझकर इस तरह की खबरें प्लांट की जाती हैं? पहले हमें, मुझे याद है ये दाऊद इब्राहिम को लेकर भी इस तरह की खबर इन्होंने ऐसे ही वायरल करने की कोशिश की थी। फिर अचानक से ये हाफिज सईद को लेकर खबर आती है, हालांकि उसमें जो रियासी अटैक का मास्टरमाइंड था उसका कत्ल हुआ, लेकिन ये एक तो ये अननोन गनमैन जो है, और ये मैं आपको चाहती हूँ आप एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे मुझे बताइए कि ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? हालांकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये कहते हैं ये भारत के कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, रॉ के कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, उन्हें कुछ भी कहना है तो वो कहते हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे? और ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है पाकिस्तानी फौज की, उस पर भी आपके मैं कमेंट्स चाह रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार की उनके द्वारा बड़े लेवल पर कोशिश की जा रही है। मैम, ये जो आपने बात बताई कि बार बार हाफिज सईद पे हमला होने की खबर आती है, ये उनको रेलेवेंस में रखने के लिए, वो उनका एक प्रोप है, उनकी एक कठपुतली है, उसको नाचना है। जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है कि इतने साल हो गए हैं, हम इतना चंदा दे रहे हैं, हम इतने पैसे भी दे रहे हैं, हम ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे, कश्मीर तो खुशहाल हुए जा रहा है, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी कम होती है, तो ऐसे ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, रेड फ्लैग ऑपरेशन, ताकि लोगों में उसकी तरफ सहानुभूति, उसकी तरफ थोड़ी सी हमदर्दी दोबारा से जागे। और ये जो आपने बोला कि उसके जो रियासी अटैक वाले को खत्म किया, दिस इज क्लियरेंस ऑफ डेड वुड।
ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ISI एंड ऑल, जब ये अपने एसेट्स को क्रिएट करते हैं, उनमें से कुछ एसेट्स जो होते हैं वो रोग टर्न हो जाते हैं, कुछ एसेट्स जो होते हैं वो इररेलेवेंट टर्न हो जाते हैं, कुछ एसेट्स जो होते हैं वो यूजलेस टर्न हो जाते हैं, कुछ एसेट्स जो हो जाते हैं वो दे गेट इनटू मनी मेकिंग। तो वो जो डेड वुड है, जो एक्चुअल काम तो कर नहीं रही और ये सब कुछ कर रही है, उस डेड वुड को क्लियर करने के लिए शरेआम तो आप उसको मार नहीं सकते, तो उसको करने के लिए ऐसे ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं। इसके दो फायदे हो जाते हैं, हाफिज सईद की फिर से रेलेवेंस आ जाती है पब्लिक मेमोरी में, और वो डेड वुड जो है वो क्लियर भी हो जाती है। सो ऑल दीज आर इंटरनली कंडक्टेड ऑपरेशंस बाय द ISI टू क्लियर देयर हाउस। और इसमें ऐसे भी होता है कि कई बार जब चीफ चेंज होता है, जहाँ हैंडलर चेंज होते हैं, तो पर्सनैलिटी बेस्ड कुछ एक एसेट्स जो होते हैं वो नॉन फेवरेबल कैटेगरी में चले जाते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, जैसे बॉस चेंज हुआ तो जो बंदे पहले बैकग्राउंड में थे अभी वो फोरग्राउंड में आ जाते हैं, बिकॉज उसकी प्रॉक्सिमिटी उनके साथ होती है, और जो पहले फोरग्राउंड में थे वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और जब ये फ्रिक्शन होती है, जब रेजिस्टेंस आती है एक दूसरे के साथ, तो उसमें भी कुछ डेडवुड क्लियरेंस होती है। So all this is internal work of the intelligence agencies in that country, and it is very easy in Pakistan to blame everything on RAW or India. So that is how they are, अपने घर का कूड़ा निकाल रहे हैं और नाम किसी और का लगा रहे हैं। ये आपने सर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ये एक्चुअली मिसिंग है। लोग इस बात को जितना डिटेल में अभी आपने बताया कि ये जो अननोन गनमैन है, लोग सोच रहे हैं कि वो एक कोई मसीहा निकला है पाकिस्तान में जो इस डेडवुड को क्लियर कर रहा है, जबकि ये इतना इंटरेस्टिंग है जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया कि डेडवुड हो गई है और अब उसको एंड करना है, उसका सफाया करना है। तो पाकिस्तान तो अपने यहाँ सफाया कर रहा है, अपने जो एसेट्स अब लाइबिलिटी बन गए हैं दरअसल उनका सफाया किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर हाईलाइट किया सर। आगे इंडिया, आप इसमें एक और चीज, अभी तुलसी गाबार्ड भी आई थी इंडिया, हमने US में भी देखा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आउट हो गया। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, या जो बिकॉज अमेरिका से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज ही डील करती है, वहां पर पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान में वो तो सिर्फ एक पपेट की तरह है, तो और अभी खुश करने की भी कोशिश की है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, एक ऐसे ही किसी को पकड़ के कि भाई अरे हमने इसको पकड़ा है अमेरिका को खुश करने के लिए, चाहे वो उसको पालने पोसने का काम खुद ISI का था। तो ऐसे में आपको लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से भी हमारे रीजन में कुछ कुछ आप देखते हैं कि कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, प्रभाव देखते हैं आप? मैम, I don't comment on politics, but I will comment on geostrategy. जी 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 जी, उसी पे। India is an emerging economic power. We are already the 5th largest economy, and we are going to be 3rd in a few. And जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं, we cannot be ignored. So it is two mature democracies, they interact with each other in a very mature manner. India is a very mature democracy, US is a mature democracy. So as democratic countries, as democratic leaders who have economic interests in both of their countries of each other, and their economic mights, their military mights. So हमारा जो मिलने का तरीका, या मिलने का लेवल है, या हमारा पेडेस्टल जो, वो एक डिफरेंट स्तर का है। रही बात कि क्या पाकिस्तान रेलेवेंट है या नहीं है, जब बाइडन गया है और मिस्टर ट्रम्प आ गए हैं, मैम किसी भी रीजन में देयर हैज टू बी अ बैलेंस एंड अ काउंटर बैलेंस। तो कोई भी वर्ल्ड पावर जो है अपना काउंटर बैलेंस लूज नहीं करती है। देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन द जियोपॉलिटिक्स, देयर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो वो जो परमानेंट इंटरेस्ट है, दैट डिमांड्स के काउंटर बैलेंस रखा जाए, पता नहीं किस दिन जरूरत पड़ जाएगी। सो वो काउंटर बैलेंस रहेगा, एंड वी एज अ मैच्योर डेमोक्रेसी वी अंडरस्टैंड दैट। वी अंडरस्टैंड कि हमारे रीजन में कौन कौन से काउंटर बैलेंसेज आर अराउंड अस which will never go out of picture because other people want them to stay to counter India's rise at the time when they want to. Unfortunately for them, वो जो काउंटर बैलेंस है उनका वजन बहुत कम है as compared to हिंदुस्तान का वजन। But be it the way it is, this is the reality of geopolitics. तो हमें इसके ऊपर ज्यादा खुश भी नहीं होना, ज्यादा हमें ऐसा नाराज भी नहीं होना। दिस इज गोइंग टू स्टे।
हमें अपने अंदरूनी हालात पे ध्यान देना है, हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है, हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस विद द डेमोक्रेसीज पे ध्यान देना है. We have to deal with everyone, and we must deal with a matured mindset from a position of strength and from the position of equality. These irritants will remain. मोहल्ले में भी मैम ये इरिटेंट्स रहते हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में खुश मत रहो. One has to live with these irritants, these counterbalances, these counter interests. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. That should be the end state Indians and India we should work for. आत्मनिर्भरता, बिल्कुल. सेल्फ रिलायंस. ये क्वेश्चन मैं आपसे अब क्यूरियोसिटी में पूछ रही हूँ सर. एक तो चाइना, क्योंकि आपने अभी इमर्जिंग पावर की बात की, तो जाहिर तौर पर हम डायरेक्ट थ्रेट है चाइना के लिए भी. LAC पर हमारी उनके साथ इश्यूज रहे. और दूसरा सर ये जो अभी इंटरनल डोमेस्टिक इंटरफेरेंस की अगर बात करें भारत में, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात करें, माफ कीजिएगा, जिसमें हम अक्सर सुनते हैं कि चाइनीज इंटरफेरेंस है, या हम सुनते हैं US CIA की इंटरफेरेंस है, इस तरह की इंटरफेरेंसेस. बल्कि अभी जो पेपर्स डीक्लासिफाई हुए उसमें जो बात निकल के आई कि CA का जो ऑफिस था वो दिल्ली में था और एक और ऑफिस था कहीं, मैंने देखा ऐसे ही आपके पास आपसे बातचीत शुरू करने से पहले. ये थ्रेट्स आपको कितनी सीरियस दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया बैलेंसेस एंड काउंटर बैलेंसेस का. Ma'am, I will not comment on the specific points I'm making because I am not aware of it. But otherwise, I go back to there. मैम वो हर कोई कोशिश करेगा कि आपके घर के अंदर बैठ के या आपके घर के बाहर बैठ के आपको काउंटर कर सके. ये अभी हमारी क्षमता है कि हमको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको न्यूट्रलाइज या लिक्विडेट करना है. सो दीज इरिटेंट्स विल रिमेन. कोई भी देश दुनिया का दूध का धुला हुआ नहीं है. We have to accept that fact. We are living in a big bad world. So हमें ना तो उम्मीद रखनी चाहिए, ना सोचना चाहिए कि हर कोई हमारे साथ बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि ऑनेस्टी से पेश आएगा. देश एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं होते हैं. उनके अपनी जो इंटरेस्ट हैं वो सुप्रीम रहते हैं. कई बार अपने इंटरेस्ट जो हैं ओपनली एक्सप्रेस किए जाते हैं, कई बार वो कोवर्टली एक्सप्रेस किए जाते हैं. So as a nation, as a matured democracy, as a big economy, we need to live with it and we need to find these things and eradicate them in the manner they deserve. कई बार कांटा निकल लगता है, उसको थोड़ा प्यार से निकालना पड़ता है. कई बार लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, कई बार जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, कई बार उसको ब्लेड से काट के वैसे निकाल दिया जाता है. So depends on the situation, that's how we should react. But if we are expecting everyone to be good with us, sorry, we are not in a perfect world. सच्चाई का सामना करना. जी सॉरी. हाँ, तो आपको सच्चाई लगता का है सामना कि करना जरूरी है. हाँ, और चाइना के साथ जो इंडिया का हमने LAC पे देखा था, आपको लगता है वो सॉर्ट आउट है, इंडिया ने अप्रोप्रिएटली उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, टैकल कर लिया है, या आपको लगता है कि इंडिया को हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा? मैम विजिलेंट तो इवन इफ यू डोंट हैव एनी एनिमी अराउंड यू. अभी आप घर में रहते हो, आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी रात को आप दरवाजे को अच्छे से लॉक करते हो, चेक करते हो, रीचेक करते हो, बाहर CCTV कैमरा लगाते हो. तो विजिलेंस तो होना ही, विजिलेंट तो रहना ही पड़ेगा. नो कंट्री कैन स्लीप पीसफुली कि हाँ मैं तो बहुत पीसफुल हूं. नो, दीज आर इंटरनल मैकेनिज्म्स to guard your interests. हमारे जो interests हैं, we have interests within, we have और offshore interests, we have offshore economic platforms. Like जो हमारे oil bores हैं, oil wells जो हैं, जैसे बॉम्बे हाई हो गया, we have our assets in the islands. We have to protect them. So vigilant रहना बहुत जरूरी है, और उसके ways and means and mechanics हैं, and that's not only a military exercise. Keeping the India safe from the foreign interests, it's a whole of nation approach. And India is doing very well in that.
And you talked about China. Yes, I think we're handling it very well. And knowing the enemy like China, it is a long-term game. उसके लिए सब कह रहे हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में उनका इंटरफेरेंस है काफी, और नॉर्थ ईस्ट को एक बार फिर से वो इंसर्जेंसी को रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो बोला, if you expect your enemy not to interfere with you, then you are very naive. दुश्मन तो हर कोशिश करेगा आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए। It is your internal strength. We should make sure it fails. कश्मीर में फेल होगी, नॉर्थ ईस्ट में पहले फेल हो चुकी है, दोबारा से कोशिश करेंगे, दोबारा से फेल होगी। लेकिन अगर हम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को डाइवर्ट कर देंगे उस एरिया से और उस एरिया को भूल जाएंगे, देन एनिमी विल गेट अ ओपन प्लेइंग फील्ड। लेकिन अगर हमारे 11 खिलाड़ी मैदान में हैं, फिर गोल नहीं कर पाएगा वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा डिफेंस आपने बताया। देखिए वो आप गोल के लिहाज से भी अच्छा डिफेंस, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी जनरल सर आपने बहुत सारी बातें, मुझे पूरा यकीन है जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। इसीलिए मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। आपने मुझे 30 मिनट्स दिए थे, जनरल के साथ अपनी जो टाइम है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं अभी माफी मांग लेती हूँ आपसे कि मैंने आपसे 6 मिनट 20 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लिए, तो उसके लिए माफी। पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको सुनना अच्छा लगता है सर, इसलिए मैंने ये हिमाकत कर दी सर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू मैम, एंड आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई फॉर इंडिया, एंड टुडे इज अ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, सो स्टे हैप्पी एंड स्टे cheerful. Be a good Indian, be a good citizen. All the very best. Thank you. जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, नमस्कार।